लास्ट क्लास हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस और एलआर सर्किट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स बचे हुए हैं इसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो, म्यूचुअल इंडक्शन फिर से मैं कहूँगा कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही फैराडे लॉ है। और तुम्हें याद हो फैराडे लॉ का जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था, फैराडे लॉ के थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया था कि एक कॉइल में करंट टाइम का फंक्शन चेंज किया था। उस स्विच लगाया था ना, तो स्विच को जब भी हम बंद करेंगे या ओपन करेंगे तो उस कॉइल में करंट चेंज होगा। और उस करंट चेंज की वजह से हमने दूसरा एक कॉइल जो उसके पास में रखा हुआ था कोएक्सियली, उसमें ईएमएफ की वैल्यू मेजर की थी। देखा था कि अगर वो क्लोज सर्किट बना रहा है तो उसमें गैल्वेनोमीटर में करंट शो होगा। तो एक्चुअली वो फैराडे का ही थर्ड लॉ है, बट उस फिनोमेना को हम लोग एक और नाम देते हैं, वी कॉल इट म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, क्या होता है फिर से समझ लो। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, देखो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में थोड़ा सा ही फर्क है। सेल्फ इंडक्शन में हम लोग ये बोलते हैं कि जिस कॉइल में हम लोग करंट चेंज कर रहे हैं उसी कॉइल में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टडी करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि कॉइल 1 में करंट को चेंज करेंगे और उसकी वजह से कॉइल 2 में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसके बारे में स्टडी है ये। तो सिंपली मुझे ये बताओ कि अगर कॉइल 1 में कुछ भी करंट फ्लो हो रहा हो, क्या कॉइल 2 से जो जाने वाला फ्लक्स होगा वो कॉइल 1 के करंट के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं, ये बताओ बस। हम्म, क्यों भाई? मैं बस ये लिखना चाह रहा हूं कि फ्लक्स फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल 2, ठीक है, ड्यू टू करंट इन कॉइल 1। इस फ्लक्स को अगर हम फाई टू वन लिखें तो क्या ये फाई टू वन जो होगा ये आई वन के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं, ये बताओ। हम्म, यस सर होगा। तो जो भी कांस्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस उन दोनों कॉइल का बोलते हैं। ठीक है ना, फिलहाल हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 1। ठीक है ना, और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा कॉइल 2 में, तो वो तो सीधे सीधे डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ M21 इंटू डी आई वन अपॉन डी टी। ठीक है ना, हालांकि कुछ नया नहीं है इसमें, इट इज सिंपली फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ लगा के अगर हमें निकालना हो तो भी हम यही काम करेंगे। हम इससे पास होने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल के एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और फिर उस फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमें कॉइल 2 में ईएमएफ मिल जाएगा। भले ही उसमें हम बीच में नाम ना लें कि म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, बट वो म्यूचुअल इंडक्शन ही है। क्यों भाई? अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि कॉइल 1 में करंट फ्लो कराओ या कॉइल 2 में करंट फ्लो करा के कॉइल 1 में उसका इफेक्ट देखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सिस्टम का निकल के आता है, भले ही हमने कॉइल 1 में करंट फ्लो कराया है और कॉइल 2 से फ्लक्स निकाला है। हम लोग इसका उल्टा काम भी कर सकते थे, कॉइल 2 में करंट फ्लो कराते और कॉइल 1 से पास होने वाला फ्लक्स निकालते, तो भी उस केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता वो सेम आता। मतलब बोल जरूर रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ये 2 का है विद रिस्पेक्ट टू 1, बट अगर हम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालेंगे तो भी ये वैल्यू सेम आएगी। ठीक है ना, तो हम सिंपली एक बात याद रख सकते हैं कि फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड ज्योमेट्रीज, ठीक है ना, तो कोई भी फिक्स ज्योमेट्री है अगर, तो M21 और M12 की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मुझे बताओ कि तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के, सपोज ये एक कॉइल है, ठीक है, और इसके सामने
ये एक और कॉइल है। देखना जरा ध्यान से, इन दोनों के बीच में सेपरेशन x है, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, और b जो है वो a से बहुत कम है। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा इस सिस्टम का, निकालोगे जरा बताओ। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? दोनों के जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम्म, क्या करोगे? तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें करंट फ्लो कराते हैं बड़े वाले कॉइल में, और फ्लक्स निकालते हैं छोटे वाले कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स। क्योंकि ये छोटा वाला कॉइल इतना छोटा हो जाएगा कि इसके पूरे एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूनिफॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू ए से बहुत छोटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्यों भाई? और फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू पाई बी स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा ये, तो म्यू नॉट ए स्क्वायर पाई बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इंटू आई। 100% ये आई के प्रोपोर्शनल आएगा, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनेगा वही क्या बन जाएगा, वही इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? बोलो। और कुछ नहीं है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, क्योंकि है तो फैराडेज लॉ ही ना, कुछ नया थोड़े ना है। सर छोटे वाले से बड़े वाले के निकालते तब भी सेम होता। हाँ, लेकिन वो हम निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट होता, आता सेम। क्योंकि है क्या ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि बड़े वाले कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमको फॉर्मूला तो मैग्नेटिक फील्ड का केवल एक्सिस पे ही पता है ना। यस सर। तो हमने बड़े वाले में करंट इसलिए ली क्योंकि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटे वाले कॉइल के क्रॉस सेक्शन पे हर जगह हम लोग ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। क्यों ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं? क्योंकि ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। अगर हम उल्टा काम करते तो हमारे लिए निकालना डिफिकल्ट पड़ जाता फिर। ओके। ठीक है ना? नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें फिर, नेक्स्ट पॉइंट इज एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशन क्या है, देखना जरा ध्यान से। एलसी ऑसिलेशन में हम सिंपली ये बोलते हैं कि जैसे अगर हम एक ऐसा सर्किट लें, ध्यान से समझना, जिस सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो, मतलब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। तो अभी बताओ कि अगर थ्योरेटिकली बात करें कि अगर उस सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी इनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर भी इनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, इंडक्टर भी इनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। अगर दोनों में रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, आइडियल है दोनों, तो कोई भी इनर्जी का लॉस नहीं होगा। अब जैसे ये जो मैंने सर्किट लिया है सामने आपके, ध्यान से देखो, इस सर्किट में हमने कैपेसिटर को पहले से ही चार्ज कैपेसिटर लिया है, मतलब पहले इनिशियली एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर के ऊपर है, और अब हमने उस कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट किया हुआ है, और हम इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो पे। तो क्या लगता है क्या होगा भाई? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उसके दोनों टर्मिनल हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा कि करंट जो चार्ज है, इस वक्त जो चार्ज है वो धीरे धीरे करंट की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, और फिर बाद में करंट जो है वो चार्ज में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसको हम एलसी ऑसिलेशन इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज और करंट दोनों सिंपल हार्मोनिकली चेंज होते हैं, यानी दोनों साइन कॉस का फंक्शन बनते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग एलसी ऑसिलेशन बोल रहे हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल है क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोगों ने बिल्कुल जीरो कर दिया है। ठीक है ना? तो सपोज अगर हम इसको टी टाइम के बाद ऑब्जर्व करें, इसी सर्किट को,
तो इसी सर्किट को जरा दोबारा बना लेना, इसी सर्किट को आप दोबारा बनाओ और बताओ जरा टी टाइम के बाद क्या बोल सकते हैं। देखो सपोज सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि टी टाइम के बाद कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज रिमेनिंग है वो प्लस कैपिटल क्यू से प्लस स्मॉल क्यू बचा है। तो ये बताओ कि अगर प्लस स्मॉल क्यू बचा है तो फ्लो कितना हो गया, ये क्लियर है, मतलब चार्ज फ्लोन कितना है। ठीक है, क्यों इस बात पे जोर दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग करंट लिखते हैं ना तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो करंट होगा वो dq बाई dt में चार्ज ऑफ कैपेसिटर नहीं होगा, चार्ज फ्लोन इन दी सर्किट होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल इस केस में जो करंट की वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ dq बाई dt आएगी। और जरा इसमें केवीएल लगाते हैं, बताओ क्या इक्वेशन आएगी यूजिंग केवीएल। तो देखो करंट की डायरेक्शन में अगर हम लोग चलें तो करंट की डायरेक्शन में इंडक्टर में क्या लिखते हैं, इंडक्टर में ड्रॉप लिखते हैं L इंटू डी आई बाई डी टी। और जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पहले पड़ रही है, तो ये बनेगा माइनस ऑफ क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। अब आप ये बताओ कि आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी है, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या डी आई बाई डी टी की वैल्यू माइनस ऑफ डी टू क्यू अपॉन डी टी टू बनेगी एंड माइनस ऑफ क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। तो अगर इसको हम लोग रीअरेंज करें तो ये हो जाएगी डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ कि क्या ये इक्वेशन तुमको कुछ जानी पहचानी लग रही है, बताओ ये इक्वेशन क्या पहले कभी आई है। एसएचएम का डिफरेंशियल फॉर्म। ये एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो हमें इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो दिखने में ऐसा ही होगा, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा की वैल्यू हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं, ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। बोलिए, हाँ दो चीजें हमें नहीं मालूम है, कैपिटल क्यू तो मालूम ही है, स्मॉल क्यू की मैक्सिमम वैल्यू तो कैपिटल क्यू है, ये तो हमको मालूम ही है ना, फाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो फाई निकालने के लिए क्या करोगे, कैपिटल क्यू जो है स्मॉल क्यू जो है ये स्टार्टिंग में मैक्सिमम था या जीरो था। अब हमको मालूम ही है ना कि साइन फंक्शन जीरो से स्टार्ट होता है, कॉस फंक्शन मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, तो स्मॉल क्यू में ये फाई क्या लेना चाहिए बताओ, एट टी इक्वल टू जीरो स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू है, तो इसका मतलब ये जो फाई है ये पाई बाई टू होना चाहिए। तो आपको यहाँ से स्मॉल क्यू मिल जाएगा, स्मॉल क्यू इज कैपिटल क्यू कॉस ओमेगा टी। तो ये चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया, ठीक है। करंट चाहिए होगी तो करंट की वैल्यू है डी क्यू बाई डी टी, तो अगर हम डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो ये माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो ये आएगा क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये करंट की वैल्यू हो गई। तो तुम ध्यान से देखो इस सर्किट में करंट एज वेल एज चार्ज ऑन कैपेसिटर ये दोनों ही साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट हो रहे हैं, और इसीलिए इस सर्किट को हम लोग एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं, मतलब जो एनर्जी है वो ऑसिलेट हो रही है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कैपेसिटर की एनर्जी हम किसी भी टाइम पे लिखेंगे तो बनेगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो ये वैल्यू आएगी कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और इंडक्टर की एनर्जी किसी भी टाइम पे लिखेंगे तो ये होगी हाफ एल आई स्क्वायर, तो हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखोगे तो ये आएगी क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और ओमेगा की वैल्यू अगर रख दें 1/√LC तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई टू सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान से चेक करो, तो क्या कैपेसिटर एनर्जी प्लस इंडक्टर एनर्जी किसी भी टाइम पे हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर बाई टू सी आएगी विच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, क्यों भाई, स्प्रिंग मास सिस्टम का जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ते हैं
तो बोलते हैं ना कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों चेंज हो रही हैं, क्यों भाई? जब ये ऑसिलेट होता है इस तरह से दोनों तरफ, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक जीरो होती है, पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। तो वैसे यहाँ पे भी है, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे कैपेसिटर एनर्जी मैक्सिमम होगी और एक मीन पोजीशन पे इंडक्टर एनर्जी मैक्सिमम होगी। दोनों एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना? जो जो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है वो मैंने अलग से लिख दी हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई क्वेश्चन तो मुझे दिखा नहीं आया हो तो, पर थोड़ा छोटा सा ही है बस, तो ध्यान रखना। बोलिए। सर आपने जो वो बोला सर चार्ज कितना फ्लो हो गया सर, आई निकाला आपने डी बाई डी टी ऑफ क्यू माइनस स्मॉल क्यू। हाँ, सर वो चीज नहीं समझ आई, फिर से बता दी। करंट को क्या लिखते हैं? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम जब dq बाई dt लिखेंगे तो जरूरी नहीं कि उसमें q जो है वो चार्ज ऑफ कैपेसिटर लेंगे। कैपेसिटर के चार्ज से क्या मतलब है? हमने ये एज्यूम किया है, समझना ध्यान से। तो चार्ज फ्लो इन दी सर्किट कितना होगा ये बताओ। इसके ऊपर पहले प्लस q था, प्लस कैपिटल Q, बाद में इसके ऊपर प्लस स्मॉल q आ गया, तो फ्लो कितना हुआ चार्ज? ये है क्वेश्चन, चार्ज फ्लोन कितना है? तो चार्ज फ्लोन की वैल्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगी। तो जो करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो चार्ज फ्लो हुआ है उसका रेट ऑफ चेंज करते हैं हम लोग। तो जब हम यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं तो माइनस डी क्यू बाई डी टी बच रहा है, वेयर क्यू इज नॉट चार्ज फ्लोन इन द सर्किट, क्यू इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, बताइए। यस सर। बाकी जो बातें ध्यान रखने वाली हो मैंने सारी लिख दी हैं, देखो एक बार नोट कर लो, नोट करना है तो एक क्वेश्चन इसमें आप करके देख लीजिए। ये है, देखो क्लियर हो जाएगी, और कुछ है नहीं इसमें खास बात। देखो इसमें क्या क्या कह रखा है उसने, उसने L की वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो तुम चाहो तो सबसे पहले ओमेगा निकाल सकते हो, क्यों भाई? ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू आप सबसे पहले निकाल लो चाहो तो, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ओमेगा इज 1/√LC, देख लो क्या आएगा, 1/√2 × 10⁻³ and 5 × 10⁻⁶। कितना आएगा ये? क्या भाई 10⁻⁴ आएगा क्या रेडियन पर सेकेंड? अब इसमें ध्यान से देखो, कैपिटल Q जो है वो 200 दिया हुआ है, तो पूछा है कि जब Q की वैल्यू 100 है तो di/dt क्या होगा? तो देखो हम लोगों ने सीधे सीधे ये जो फॉर्मूला लगाया था ना, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये KVL, यही लगा दो सीधे सीधे। di/dt निकालना है तो इसी को लगा दो। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इससे हम लोग लिखेंगे कि L di/dt किसी भी टाइम पे Q/C के इक्वल है। तो यहाँ से L की वैल्यू 2 × 10⁻³ और di/dt इज इक्वल टू Q/C। तो Q दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम और C दिया है 5। तो यहाँ से देख लो di/dt कितना आता है, सर 10⁻10 10⁻⁴ एम्पियर पर सेकेंड आता है। बताइए आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर कह रहा है कि जब Q जो है मैक्सिमम होगा तो सीधे सीधे बोल सकते हैं ना कि I जो है वो मिनिमम होगा। बोलो, मिनिमम का मतलब 0 होगा। जब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है चार्ज की फॉर्म में, तो इंडक्टर के पास एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी बी पार्ट में। कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड है। हाँ तो वो भी तो 100 माइक्रोकूलम है ना। अच्छा हाँ यस सर माइक्रो।
आई की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो आई की मैक्सिमम वैल्यू है Q इंटू ओमेगा। Q दिया हुआ है 200 माइक्रोकूलम और ओमेगा की वैल्यू है 10 पावर 4। तो जरा इसको करेंगे तो ये 2 एम्पियर आएगी, आ रही है ये भी। और फिर डी पार्ट में कह रहा है कि जब आई हाफ है तो Q कितना होगा, बोलो। ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन आई इज आई मैक्सिमम बाई 2, तो इसका मतलब होगा कि कॉस ओमेगा टी 1/2 है। तो ये बताओगे कि साइन ओमेगा टी कितना होगा उस वक्त। अगर कॉस का फंक्शन 1/2 है किसी टाइम पे, तो साइन का फंक्शन √3/2 होगा। तो अगर साइन √3/2 है तो क्यू की वैल्यू Q इंटू √3/2 हो जाएगी, यानी कि 100√3। ये लास्ट स्टेप क्लियर है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। कैसे लिखा है, क्लियर है, बोलिए। नहीं सर। भाई हमको ये तो मालूम ही है कि जैसे आई जो है, आई का फंक्शन है I0 कॉस ओमेगा टी, तो चार्ज का फंक्शन होगा Q साइन ओमेगा टी। अरे कहने का मतलब एक साइन है एक कॉस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब वही कह रहा है कि अगर आई की वैल्यू किसी टाइम पे I0/2 है, तो इसका मतलब है कॉस ओमेगा टी उस वक्त 1/2 होगा ना। ये बताओ, तो जिस ओमेगा टी पे कॉस 1/2 है, क्या उसी ओमेगा 2 पे साइन √3/2 नहीं होगा। सर लेकिन cos ओमेगा t 1/2 क्यों गया मतलब? अरे तो I0/2 है ना, तो कॉस ओमेगा टी 1/2 होगा, तभी तो I0/2 होगा। आई की वैल्यू मैक्सिमम से हाफ है, मतलब क्या है, I0/2 है। तुमको लगता है कि हम सारा चीजें लिखें तब तुम्हें समझ में सर आएगा। sin 30 भी तो लिख सकते थे। अरे साइन लिख दो तो कॉस निकालोगे तो √3/2 आएगा। हम क्या कर सकते थे वो तुम करके देख लो ना। जो भी तुम डाउट पूछ रहे हो उसको पहले करके देख लो, उसमें फिर तुम्हारा आंसर ना है तब बताओ। चाहे साइन ले लो चाहे कॉस ले लो, एक बात तो एक ही है ना। साइन थीटा 1/2 लिखोगे तो कॉस थीटा √3/2 है, कॉस थीटा 1/2 लिखोगे तो साइन थीटा 1 √3/2 है। बोलो। यस सर। और कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज एसी सर्किट्स, जिसपे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। ठीक है, एसी सर्किट्स हम किनको बोल रहे हैं, तो देखो अभी तक जो सर्किट्स पढ़ रहे थे तो वो कौन से सर्किट्स थे। अभी तक जो हम सर्किट्स पढ़ रहे थे वो कौन से सर्किट थे, वो थे डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट मतलब जिसमें हम लोग बैटरी यूज करते हैं। बैटरी यूज करते हैं तो बैटरी का काम होता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में ईएमएफ जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे हम लोगों ने एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हम कॉइल है मान लो, और इस कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इस कॉइल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आई थी, आया था ना निकल के E0 साइन ओमेगा टी। तो ये जो E0 साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो अब हमें स्टडी ये करना है कि अगर हम ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या इनके किसी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो सर्किट में करंट क्या आएगा। पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पे बेस्ड है कि ईएमएफ जो हमने सोर्स लगाया हुआ है, अगर वो साइनोसॉइडल सोर्स है, साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है, तो करंट का फंक्शन क्या निकल के आएगा, बोलिए। ठीक है, तो अब इसमें जो जो बातें ध्यान रखने वाली है, सबसे पहला बात तो ये है कि वोल्टेज को अगर तुम V0 कॉस ओमेगा टी लिखो या फिर V = V0 साइन ओमेगा 2 लिखो,
सबसे पहली बात तो ये समझना कि साइन और कॉस में कोई फर्क नहीं है। मैथमेटिकली भले ही फर्क होगा, बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन दोनों को ही हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? बताओ, ये दोनों ही फंक्शन जो है ये साइनोसॉइडल सोर्स कहलाते हैं। साइन और कॉस में कोई फर्क नहीं है। बोलिए, तो अगर v कॉस का फंक्शन है या साइन का फंक्शन है तो उस सर्किट में करंट भी साइन या कॉस का ही फंक्शन आएगा। हाँ, बस ये है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है। फेज डिफरेंस याद है, हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा था, क्यों भाई? फेज डिफरेंस याद है? यस सर। तो ऐसे समझ लो कि करंट और वोल्टेज दोनों ही चेंज होंगे, लेकिन करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है। मतलब दोनों का फंक्शन कॉस, भाई इसका कॉस है तो इसका भी कॉस होगा, इसका साइन होगा तो यहाँ भी साइन हो जाएगा, बट बस फर्क इतना होगा कि उसमें कुछ फाई का फेज डिफरेंस आएगा। और पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पे बेस्ड है कि हम आई नॉट और फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे अलग अलग सिचुएशन में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे पावर लॉस। पावर लॉस कैसे निकालेंगे? तो पावर लॉस इन एसी सर्किट्स अगर हम लोग लिखते हैं तो इंस्टंटेनियस पावर लॉस का मतलब होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। तो अगर हम वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट लें तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करें हम लोग और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो इसको ऐसे लिख लो, वी नॉट आई नॉट बाई टू, और अंदर क्या आएगा? अंदर आ जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्यों भाई, बताना कहीं डाउट है तो। और अब अगर हम इसका एवरेज लें, मतलब इंस्टेंटेनियस से हम लोग अगर इसका एवरेज निकालें तो एवरेज पावर लिखेंगे अगर, तो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी इन सबकी एवरेज वैल्यू हो जाती है 0, तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट है विच इज कॉस फाई। तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं एवरेज पावर इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू और इंटू कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला हो जाता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारा ये है कि किसी भी सर्किट में अगर हमें पावर लॉस निकालना है तो पावर लॉस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जनरली पावर जब भी पूछा होगा तो एवरेज वाला ही पूछा होगा, इंस्टेंटेनियस वाला इसलिए नहीं पूछा होगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर लॉस हर टाइम पे अलग अलग होगा। तो अगर इंस्टेंटेनियस पूछा होगा तो वो टाइम बताएगा। तो इंस्टेंटेनियस निकालना तो अब और भी आसान है, तुम्हें उस टाइम का वोल्टेज पता करना है, उस टाइम का करंट पता करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बट जनरली जो क्वेश्चन में होगा वो एवरेज होगा। यहाँ पे जो ये cos फाई आ रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट्स। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट्स। एक बार देख लो ध्यान से जितनी बातें लिखी हुई हैं अभी अभी मैंने सिर्फ 2 बातें बताई हैं। एक तो ये कि अगर वोल्टेज साइन या कॉस का फंक्शन है तो करंट भी सर्किट में साइन या कॉस का ही फंक्शन होगा। करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है और उस फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि फेज डिफरेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे अलग अलग सर्किट्स के केस में। ठीक है, अच्छा, अगर वो फेज डिफरेंस फाई है तो जो कॉस फाई की वैल्यू है, दिस कॉस फाई इज ऑल्सो नोन एज पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। और इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लोग एवरेज पावर लॉस एसी सर्किट में निकालेंगे। एसी सर्किट में पावर लॉस को हम लोग आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 3 ही एलिमेंट है हमारे पास जिन पे हमें स्टडी करनी है। एक है रेजिस्टेंस, एक है कैपेसिटर और एक इंडक्टर। तो पहले तीनों को अलग अलग स्टडी कर लेते हैं कि तीनों की अलग अलग क्या प्रॉपर्टी है।
और फिर तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम लोग के सिलेबस में सिर्फ सीरीज सर्किट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एसी सर्किट्स नहीं है, वो तुम आगे पढ़ोगे बीटेक में। सीरीज सर्किट्स हैं, तो सीरीज सर्किट सॉल्व करना बहुत ही आसान है। चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे तो उससे भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसमें प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें एक सर्किट लेंगे और उसमें सिंपली सिर्फ एक रेजिस्टेंस ही है उस सर्किट में, ठीक है। और एसी सोर्स का जो सिंबल है वो हम इस तरह से यूज करते हैं उस सर्किट में, और कुछ नहीं है, कैपेसिटर इंडक्टर ये सब नहीं है, सिर्फ ठीक है। और ये जो सोर्स है, ये सोर्स वोल्टेज हमको कुछ भी दिया हो सकता है, कॉस का भी फंक्शन दिया हो सकता है, साइन का भी दिया हो सकता है, समझना ध्यान से। तो फिलहाल एज्यूम कर लिया हमने कॉस का फंक्शन दिया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं अपने आप कि सपोज इसका ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। हालांकि ये जो पॉजिटिव निगेटिव है ये टाइम के साथ चेंज होगा, बात समझ में आई ना, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है। बट हम कोई भी एक सिचुएशन मान के चल लेते हैं, मान लेते हैं कि इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है और करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है। तो जरा बताओगे कि केवीएल क्या बनाओगे इसमें, केवीएल की इक्वेशन क्या लिखोगे अगर हम एक लूप में लिखें तो? क्या ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, या ऐसे लिखो माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस आई आर इक्वल टू 0। बोलिए, तो यहां से आपको आई की वैल्यू मिलेगी वी नॉट अपॉन आर कॉस ओमेगा टी। देखो, तो ये जो करंट निकल के आया है, तुम ध्यान से देखो तो क्या करंट अपने आप ही कॉस का ही फंक्शन निकल के आया है, तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो गया है। और यहाँ पे तुम चेक करो तो फाई की वैल्यू 0 आई है। तो ये दो बातें हमें याद रखने वाली हो गई कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज मालूम है तो रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट क्या होगा, या वाइसे वर्सा, रेजिस्टेंस में करंट मालूम है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। और रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस है या फेज डिफरेंस नहीं है, तो क्या जवाब दोगे? क्यों भाई, रेजिस्टेंस के केस में क्या बोलोगे? फेज डिफरेंस नहीं है। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस नहीं है को हम लोग अगर ग्राफिकली दिखाना चाहें तो सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं वोल्टेज का, तुम देखो वोल्टेज कॉस का फंक्शन है तो करंट भी कॉस का ही फंक्शन आ रहा है। हाँ ये है कि वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये जो आई नॉट और वी नॉट लिखा हुआ है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? दीज आर कॉल्ड पीक वैल्यूज। और आरएमएस वैल्यू चाहिए हो तो पीक वैल्यू में हम डिवाइडेड बाई √2 कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में तो याद रखना बहुत ही आसान है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में और करंट की वैल्यू वी नॉट बाई आर है। बोलो क्लियर है? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट। तो देखो फिर से हम यही सर्किट बना लेते हैं, बस रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर लिख देंगे। देखना ध्यान से, रेजिस्टेंस की जगह हम लोग एक कैपेसिटर ले लेते हैं। देखो, अब अगर कैपेसिटर लेंगे तो कैपेसिटर के ऊपर हमको चार्ज दिखाना पड़ेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो तो जरा केवीएल की इक्वेशन बताओगे क्या बनेगी? केवीएल की इक्वेशन बताइए, केवीएल क्या बनेगी? देखो केवीएल लिखेंगे तो बनेगा माइनस ऑफ वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो भाई, एंड प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0।
तो आपको यहाँ से Q की वैल्यू मिलेगी V0 इंटू सी कॉस ओमेगा टी, लेकिन हमें तो करंट चाहिए। तो अब देखो, अगर कैपेसिटर पहले से अनचार्ज है तो करंट की वैल्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बराबर होगी, और यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज Q के बराबर ही होगा, क्योंकि पहले तो कैपेसिटर अनचार्ज था। तो करंट अगर हम लोग लिखें तो करंट सीधे सीधे हो जाएगा dQ बाई dt। देखो, तो ये हो जाएगा V0 C ओमेगा विद माइनस साइन और साइन ओमेगा टी। तो इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। रीअरेंज करके ऐसे लिखते हैं, ये जो ओमेगा सी उसके साथ प्रोडक्ट में आ रहा है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी कर देंगे। और जो माइनस साइन ओमेगा टी है, बताओगे कि इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ ओमेगा टी के आगे क्या लिखना चाहिए, प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू? प्लस पाई बाई टू। कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखेंगे। तो यहाँ से हमको दो बातें पता चल गई, ये पूरा का पूरा वैल्यू तो आई नॉट का हो गया, और ये जो पाई बाई टू है ये फाई की वैल्यू हो गई। ठीक है, जो आई नॉट है उसको लिखेंगे हम लोग वी नॉट अपॉन एक्सी, और एक्सी को, एक्सी की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी। एक्सी का क्या नाम है? एक्सी को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। खास बात ये है रिएक्टेंस की कि उसका यूनिट ओम होता है। रिएक्टेंस की खास बात ये है कि रिएक्टेंस का अगर तुम डायमेंशन निकालोगे, यूनिट निकालोगे, तो वो ओम ही निकल के आएगा। मतलब है रेजिस्टेंस जैसा, बट रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? क्यों भाई? करंट लीड कर। तो यहाँ बोलेंगे करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई 90 डिग्री। करंट इज लीडिंग वोल्टेज। अब इसको याद ऐसे रखो कि भाई C फॉर कैपेसिटर और C फॉर करंट, तो कैपेसिटर में करंट लीडिंग है। क्यों भाई? याद रहेगा। और अगर हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमको कुछ इस तरह का मिलेगा। देखो, वोल्टेज का फंक्शन अभी भी ध्यान से देखो तो कॉस का फंक्शन है, लेकिन जो करंट का फंक्शन है वो माइनस साइन का फंक्शन है। तो माइनस साइन का फंक्शन इसीलिए बिकॉज करंट इज लीडिंग वोल्टेज। ग्राफ देख के कैसे बता सकते हो कि कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है? क्यों भाई? ग्राफ देख के ये बात कैसे बता सकते हो कि कौन लीडिंग है? तो देखो, अगर हम करंट का ग्राफ थोड़ा पीछे बनाए तो ऐसे बनेगा, ये बताओ। अब हम कंपेयर करेंगे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को। तो ऐसे देखो, पॉजिटिव मैक्सिमम पहले कौन है? पहले पॉजिटिव मैक्सिमम करंट है ना, वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम बाद में हो रहा है। या पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को कंपेयर करो कि जीरो पहले कौन हो रहा है? तो करंट पहले जीरो हो रही है, वोल्टेज बाद में जीरो हो रहा है, इसलिए वोल्टेज लैगिंग है, करंट लीडिंग है। मतलब टाइम एक्सिस पे अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले कौन मैक्सिमम हो रहा है, पहले कौन जीरो हो रहा है, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है ना? बोलिए। बताइए, कैपेसिटर में याद रहेगा करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाई पाई बाई टू। और थर्ड एक और है, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट्स। प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट में भी हम इसी तरह से ले लेते हैं कि एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर को हम लोग वोल्टेज सोर्स पे, उसी सेम वोल्टेज सोर्स पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो, इंडक्टर को हम उसी वोल्टेज सोर्स पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जरा बताओगे कि केवीएल की इक्वेशन क्या आएगी? बोलिए। क्या इसको लिखिए माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी एंड प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। देखो, तो यहाँ से आएगा एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। या एक काम करो, एल भी उधर ले जाओ,
और dt भी उधर ले जाओ और इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक, करंट इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके I तक, तो करंट की वैल्यू आएगी V नॉट अपॉन ओमेगा L, और ध्यान से देखो आएगी साइन ओमेगा टी। तो ये बताओ अगर हम साइन ओमेगा टी को कॉस में लिखना चाहें तो क्या लिखना चाहिए, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू? बताइए। माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू लिखेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आई नॉट हो गया, और ये जो वैल्यू है ये फाई हो गया। यहाँ पे फाई की वैल्यू माइनस 90 डिग्री है, वहाँ पे प्लस 90 डिग्री थी। तो यहाँ बोल सकते हैं कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज, करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई टू। ठीक है, और बाकी वैसे ही आई नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो ये वी नॉट अपॉन एक्सएल लिखेंगे, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल के बराबर है। और एक्सएल को क्या कहलाएगा, एक्सएल को क्या बोलेंगे, एक्सएल को बोलेंगे रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। एक्सएल इज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो तुम्हें ध्यान रखना है वो बस इतना सही है कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में है, कैपेसिटर के केस में करंट इज लीडिंग वोल्टेज। अच्छा ये बताओ करंट इज लीडिंग वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया ना तुमको कि मतलब क्या है, बोलो। देखो मतलब यही है, जैसे हम लोग एसएचएम पढ़ते हैं, एसएचएम में एक्स को लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, फिर वेलोसिटी को लिखते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसएचएम में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो पोजीशन को पाई बाई टू लीड कर रही है, समझना ध्यान से। एसएचएम में हम ये बात बोल सकते हैं कि जो पोजीशन है, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो पोजीशन को पाई बाई टू लीड कर रही है। तो लीडिंग और लैगिंग का मतलब फेज से है, ये रहा पोजीशन का फेज और ये हो गया वेलोसिटी का फेज। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे करंट और वोल्टेज के लिए ये बात बोल रहे हैं। तो उनका जो टाइम का फंक्शन बनेगा ना, उस टाइम के फंक्शन में केवल वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। बोलिए, ध्यान रहेगा ये बात। ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे वोल्टेज और करंट का, तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। वोल्टेज का ग्राफ तो सभी में हम लोगों ने कॉस का ही बनाया है, यहाँ पे करंट का ग्राफ साइन का बनेगा, देख लो। करंट का ग्राफ यहाँ पे साइन का बनेगा। बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। सर यहाँ पे भी करंट पहले 0 हो रहा है। नहीं तुम तो यही तो समझ नहीं पा रहे, ध्यान से देखो। करंट यहाँ 0 हो रहा है, वोल्टेज यहाँ 0 हो रहा है। 0 कहाँ से, पॉजिटिव से 0 कहाँ हो रहा है, करंट पॉजिटिव से 0 तो यहाँ हो रहा है ना, और वोल्टेज यहाँ 0 हो रहा है। यस ये सर। बताओ, तुम ऐसे सोचो, वो जो रेड वाला ग्राफ है, उस रेड वाले ग्राफ को अगर हम पाई बाई टू पीछे करेंगे तो वोल्टेज के साथ मैच करेगा ना, ये बताओ। यस सर। हाँ सर। करंट को हम पीछे कर रहे हैं तो वोल्टेज के साथ मैच हो रहा जा रहा है, तो करंट लैग कर रहा है ना। यस सर। ठीक है ना। टाइम एक्सिस पे पीछे करने का मतलब है कि हम उसको एक्चुअली आगे कर रहे हैं ना, हम टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज पीछे ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको आगे ले जा रहे हैं। तो ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो कई बार गलती हो जाती है, वो चीज तुम ध्यान से समझ लो। मैं तो ऐसे कंपेयर करता हूँ तो कोई गड़बड़ होती ही नहीं है कि पॉजिटिव से वोल्टेज, पॉजिटिव से 0 यहाँ हुआ
और करंट पॉजिटिव से 0 यहां हुआ, तो कौन आगे है? टाइम की रिस्पेक्ट में कौन सा इवेंट पहले हुआ, ठीक है ना? तो वोल्टेज वाला इवेंट पहले हुआ, तो वोल्टेज जो है वो लीडिंग है, करंट जो है वो लैगिंग बिहाइंड है। ठीक है। अब देखो तीनों के इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट तो यही है। अब हम इनको अगर कंबाइन स्टडी करें, तो हम लोग एक काम करते हैं, तीनों एक साथ लगा देते हैं, फिर जो नहीं होगा उसका वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमको एक ही याद रखना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो सपोज सीरीज आरएलसी सर्किट लेते हैं, और सीरीज आरएलसी सर्किट का मतलब ये हुआ कि उसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। ध्यान से देखो, और जो हमने सोर्स वोल्टेज लगाया हुआ है वो है वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब सीरीज में होने की वजह से क्या बोलोगे, इन तीनों में क्या कॉमन होगा? क्यों भाई, अगर ये Current. तीनों सीरीज में है तो करंट इन तीनों में कॉमन क्या होगा? क्या तीनों से पास होने वाला करंट सेम होगा? बोलिए, तीनों से पास होने वाला करंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन Yes, sir. तीनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। तो मैंने वोल्टेज को नाम दे दिया वी आर, वी सी और वी एल। वोल्टेज तीनों में अलग होगा, करंट तीनों में सेम होगा। तो ऐसे एज्यूम करते हैं कि लेट, अब करंट मालूम तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, करंट को एज्यूम कर लेते हैं, करंट की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। बताओ, और यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो दो अननोन है। कौन कौन से अननोन है? एक अननोन आई नॉट है और एक अननोन 5 है। बताओ, अब ऐसे मान के चलो कि आई तो हमको सपोज पता है, हमें वी आर, वी सी और वी एल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बताओ, वी आर और आई में क्या रिलेशन होगा? रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है? दोनों सेम फेज में होते हैं, तो इसको तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। बताना इसमें इक्वेशन 1 में कोई डाउट है कैसे लिख दिया? इसी तरह से अगर हमें VC लिखना हो, तो VC को लिखेंगे आई नॉट एक्स सी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब बताओगे कि आगे और क्या लिखना चाहिए, प्लस पाई बाई 2 लिखना चाहिए या माइनस पाई बाई 2 लिखना चाहिए? कैपेसिटर में कौन आगे है, करंट या वोल्टेज? Current आगे. करंट आगे है, तो हम लोग करंट से वोल्टेज लिख रहे हैं, तो क्या लिखना चाहिए उसमें, प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2? माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2। ठीक है। देखो बस ये जो तुम बता रहे हो ना फेज, ये फेज एक ऐसा पॉइंट है जो जिसमें गलती हो सकती है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। तो बस अगर फेज बता लिया तो सब सही है। तो बताओ VL क्या लिखोगे? VL को लिख सकते हैं आई नॉट इंटू एक्सएल कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब VL में आगे क्या लिखना चाहिए, प्लस पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2? अब इंडक्टर में कौन आगे है, करंट या वोल्टेज? Voltage आगे है. वोल्टेज आगे है, तो हमने वोल्टेज में प्लस पाई बाई 2 लिख दिया। देखो ये इक्वेशन 3 हो गई। अच्छा, ये जो आया ना आई नॉट इंटू आर, इसको बोल देते हैं वी आर नॉट, आई नॉट एक्सी इसको बोल देते हैं वी सी नॉट, और आई नॉट एक्सएल इसको बोल देते हैं वी एल नॉट। अब जरा मुझे बताओ कि वी आर और वी आर नॉट में क्या फर्क है? वी आर और वी आर नॉट में क्या फर्क है? वी आर क्या है और वी आर नॉट क्या है? बताओ। बताओ भाई कोई तो। VR नॉट तो पीक वोल्टेज है. वी आर VR बोल सकते हैं कि वी आर instantaneous. रेजिस्टेंस के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और वी आर नॉट उस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो फंक्शन है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। बताओ, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो वी आर की वैल्यू होगी वो माइनस वी आर नॉट से लेके प्लस वी आर नॉट के बीच में वेरी करेगी। मतलब ऐसे समझ लो कि दिस वैल्यू इज एम्पलीट्यूड, ये एक तरह से एम्पलीट्यूड होगा, और ये उस फंक्शन की वैल्यू हो गई। क्यों? अब ये बताओ कि अगर हम KVL लगाएं, तो यूजिंग KVL ये बोल सकते हैं कि जो V होगा वो VR प्लस VC प्लस VL के इक्वल होगा। बोलो। यस सर।
ध्यान रखना इसमें मैंने नॉट नहीं लिखा है, वी आर नॉट नहीं लिखा है, वी आर लिखा है सिर्फ, क्योंकि केवीएल इंस्टंटेनियस वैलिड होगा, इंस्टंटेनियस मूवमेंट पे वैलिड होगा, तो उस मूवमेंट पे लिखेंगे तो इन तीनों का सम बनेगा। अब एक बात बताओ कि थोड़ा सा एसएचएम याद करो। एसएचएम देखो, ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, ये भी एसएचएम है। इन तीनों एसएचएम्स की खास बात ये है कि इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, चेक करो तो। हाँ, इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं और इनके फेज अलग अलग हैं। तो ये बताओ एसएचएम्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी इन सेम डायरेक्शन को ऐड करने का कोई तरीका है? क्योंकि हम ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना चाहते, ऐड तो कर ही सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर दो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, cos c प्लस cos d लगाओ। सर वेक्टर से ऐड कर देते थे। याद है इधर कुछ कि नहीं याद है? yes, sir. वेक्टर से ऐड कर सकते हैं ना, क्यों भाई? तो अब देखो इनको वेक्टर से हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं ये देखना जरा। तो हम एक काम करते हैं, ये हो गया वेक्टर वी आर नॉट, फेजर बोलते हैं उसको, याद है फेजर बोला था ना मैंने, क्यों भाई? यस सर। और इधर की तरफ हो गया VL नॉट, VL नॉट और VR नॉट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है, और इधर हो गया VC नॉट। देखो तो इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो तुम जरा ध्यान से देखना, इस तरफ बनेगा VC नॉट माइनस VL नॉट, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इनका सब्ट्रैक्शन और इसका रिजल्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा इन तीनों का रिजल्टेंट, ये इन तीनों का फंक्शन बनेगा, एंड लेट्स से दिस इज V नॉट। ठीक है। अच्छा, VR नॉट की खास बात ये है कि करंट का फेजर और वोल्टेज का फेजर सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है यही एंगल तो फाई है। ये वाला जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया है, ये डायरेक्शन लिया है ओमेगा टी प्लस फाई का, और ये वाला जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ओमेगा टी का। ये क्लियर है? रेफरेंस लाइन। अब बताओ यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो V नॉट स्क्वायर होगा इट इज इक्वल टू VR नॉट स्क्वायर प्लस VC नॉट माइनस VL नॉट का स्क्वायर। तो एक रिलेशन ये भी आया वोल्टेज में, एक रिलेशन ऊपर भी लिखा हुआ है, तो दोनों रिलेशन अलग अलग हैं। क्या फर्क है दोनों में? इसमें और इसमें क्या फर्क है? नीचे वाला पीक वोल्टेजेस के लिए। हाँ, नीचे वाला पीक वोल्टेजेस के लिए। ये हो गया I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर XC माइनस XL होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप I नॉट निकालोगे, I नॉट की वैल्यू आएगी V नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, और इस वैल्यू को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में Z लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इम्पिडेंस। इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, ठीक है ना? इम्पीडेंस ऑफ AC सर्किट, ठीक है। अच्छा, tan फाई भी निकाल सकते हैं क्या उस डायग्राम से? देखो इसी डायग्राम से, तो tan फाई की वैल्यू होगी VC नॉट माइनस VL नॉट अपॉन VR नॉट, तो इसको लिख देंगे I नॉट XC I नॉट XL डिवाइडेड बाई I नॉट R। तो tan फाई कितना आ जाएगा? tan फाई की वैल्यू हो जाएगी XC माइनस XL अपॉन R। तो बस अल्टीमेटली तुम ये दो बातें भी ध्यान रखोगे तो सब काम हो जाएगा। दो बातें कौन कौन सी? कि I नॉट कैसे निकालना है और फाई कैसे निकालना है। पॉजिटिव आएगा तो फाई पॉजिटिव हो गया, XC और XL रखने के बाद फाई निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव रहेगा, बस सिंपल। ठीक है ना? एक और छोटा आसान तरीका है इन सब बातों को ध्यान रखने का, तुम ये भी कर सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल फाई है, ये वाली साइड बोल दो XC माइनस XL, ये वाली साइड हो गई R और ये वाली साइड हो गई Z। तो यहाँ से tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई तो यही जो लिखा हुआ है XC माइनस XL अपॉन R। अगर हमें cos फाई निकालना हो तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी R बाई Z। देखो है या नहीं है? और Z की वैल्यू,
तो z की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल से सब रिलेटेड है, बस ऐसे समझो। देखो पहले यहाँ तक मेन ये है कि भाई ये रिलेशन और ये रिलेशन अलग अलग है ना, दोनों में क्या फर्क है, ठीक है ना। ये रिलेशन एक तरह से इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस हैं, और ये वाला जो रिलेशन है ये पीक वोल्टेजेस है, क्योंकि पीक सबका एक साथ नहीं आएगा। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। क्या बोल रहे हैं? ऊपर स्क्रॉल करो। देखो एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पावर लॉस का पढ़ा हुआ है, वो और देख लो। देखो पावर लॉस का हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, एवरेज पावर लॉस, क्या लिखा था वहां पे? उसको लिखा था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो देखो ध्यान से, क्या हम लोग वी आर एम एस को लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू जेड? बताओ। और इंटू आई आर एम एस, और कॉस फाइव को लिख सकते हैं आर बाई जेड। तो देखो एवरेज पावर लॉस का एक शॉर्ट फॉर्मूला और आ जाएगा, इट इज सिंपली आई स्क्वायर इंटू आर। बट ध्यान रखना ये वी स्क्वायर बाई आर नहीं है, ये आई स्क्वायर इंटू आर है, वेयर आई इज आर एम एस करेंट। ठीक है, कॉस फाइव की वैल्यू जो आर बाई जेड निकाली, ये सब्स्टिट्यूट कर दी हम लोगों ने। दूसरा पॉइंट है कि जो ये आई नॉट की वैल्यू लिखी हुई है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल। तो एक्सी को लिखेंगे वन अपॉन ओमेगा सी, एक्सएल को लिखेंगे ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो अगर हम इस आई नॉट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कब हो सकती है? तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जब ओमेगा एल और वन अपॉन ओमेगा सी इक्वल हो जाए, तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना। तो ये जो ओमेगा नॉट आया है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर हम ये ग्राफ में दिखाएं इस बात को कि करंट की जो वैल्यू है वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है, करंट की जो वैल्यू है वो ओमेगा पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम ओमेगा को चेंज करेंगे तो करंट का जो पीक वैल्यू है वो भी चेंज होगा। देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ है ओमेगा नॉट पे, वो ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू पे है। ओमेगा नॉट से कम होगी फ्रीक्वेंसी तो भी करंट की पीक वैल्यू कम होगी, ओमेगा नॉट से ज्यादा होगी तो भी उसकी पीक वैल्यू कम होगी। और बोल सकते हैं कि ओमेगा नॉट से कम के कम होगा, जब ओमेगा ओमेगा नॉट से जब कम होगा तो एक्सी एक्सएल से बड़ा होगा, तो वो सर्किट कहलाता है कैपेसिटिव। और अगर ओमेगा ओमेगा नॉट से बड़ा है तो एक्सएल बड़ा होगा, एक्सएल बड़ा होगा तो वो सर्किट कहलाता है इंडक्टिव। इस सिचुएशन में सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव होता है, क्योंकि इस सिचुएशन में करंट की वैल्यू आप देखो ध्यान से, तो वी नॉट बाई आर आ रही है विच इज मैक्सिमम करंट। तो अगर सर्किट ना तो इंडक्टिव है ना ही कैपेसिटिव है, तो उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, एंड दैट मैक्सिमम करंट इज वी नॉट बाई आर। बोलिए। क्वेश्चन इसमें कुछ करके देख लेते हैं।
देखो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 54, बस जितनी बातें लिखी हैं उतना ही तुमको ध्यान रखनी है। देखो अप्लाई करो उनको। ये 100 वॉट नहीं होना चाहिए, इसको 100 ओम होना चाहिए ना, 100 ओम होना चाहिए इसको। देखो करो ट्राई। निकाला इसको। इंडक्टेंस कॉइल का रिएक्टेंस दिया हुआ है, यानी एक्सएल की वैल्यू दी हुई है 100 ओम, और एक्सएल को हम लोग लिखते हैं ओमेगा एल। is when an AC signal of frequency 1000 hertz is applied to the coil, the applied voltage leads current by 45 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें ये एक्सेल और मतलब इसके अंदर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों ही है। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि इंडक्टेंस कॉइल में दोनों ही रहते हैं। तो ऐसे समझ लो कि इसमें वैल्यू जो दी हुई है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये दोनों मिला के वैल्यू 100 ओम है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे? ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ, तो इसको लिखेंगे 2000 पाई रेडियन पर सेकेंड, और एक्सएल की वैल्यू बनेगी ओमेगा एल। और कह रहा है कि जब हम उसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो करंट वोल्टेज से अप्लाइड वोल्टेज 45 डिग्री लीड कर रहा है। तो देखो वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो इसका मतलब है फाई की वैल्यू है -45। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, tan फाई को लिखते हैं एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। अब यहाँ पे एक्सी की वैल्यू तो 0 है, तो देखो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। तो अगर एक्सएल आर के बराबर है तो इक्वेशन 1 से क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्सएल की वैल्यू क्या 100 अपॉन रूट 2 हो जाएगी, और इसको लिखेंगे हम लोग ओमेगा एल। तो 2000 पाई इंटू एल इज 100 अपॉन रूट 2। तो यहाँ से एल निकालो, देखो मैच कर रहा है कोई आंसर? निकालिए, कोई आंसर मैच कर रहा है यहाँ से? क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? 54 और देखो 55 देखो। फिफ्टी फाइव देखिए। नेक्स्ट वाले में बताओ क्या क्या दे रखा है। 750 हर्ट्ज एंड 20 वोल्ट आरएमएस सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस और आर इन सीरीज। कह रहा है द टाइम इन विच रेजिस्टेंस विल गेट हीटेड बाई 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमको एक तरह से एवरेज पावर लॉस निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें आई नॉट चाहिए, आई आर एम एस चाहिए, और आर आई आर एम एस के लिए जेड चाहिए, और जेड के पहले हमको एक्सएल और एक्सी चाहिए। तो पहले ओमेगा निकालो, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 1500 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद एक्सएल निकालो, एक्सएल की वैल्यू होगी ओमेगा एल, तो ओमेगा दिया हुआ है 1500 पाई, और एल की वैल्यू 0.1803। अब ये कैलकुलेशन है इसमें काफ़ी मुझे लग रहा है। और एक्सी की वैल्यू है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी अगर करेंगे तो ओमेगा हो गया 1500 पाई, और सी का वैल्यू है 10 पावर -5। तो देखो जरा क्या आती है इन दोनों की वैल्यू। एक्सएल और एक्सी इक्वल तो नहीं आते हैं, बस ये पता कर लो। एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल तो नहीं आ जाती कहीं? ठीक है। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा z। z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और z निकालने के बाद निकालना है आई आर एम एस, तो आई आर एम एस हो जाएगा
VRMS अपॉन Z, और फिर निकालना है एवरेज लॉस। तो एवरेज लॉस की वैल्यू हो जाएगी IRMS स्क्वायर इंटू R, और उसके बाद कितना हीट करना है, तो हीट इज इक्वल टू C डेल्टा T। तो यहाँ से इसको लिखेंगे IRMS स्क्वायर इंटू R और इंटू टाइम वाला T, और C की जगह हो जाएगा 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T लिया 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व होके टाइम निकलेगा। देखिए बताइए, क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर है या कोई डाउट है? देखो इसमें आप पहले एक काम ये करना, AC सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो HCV के जो एग्जांपल्स हैं उनको आप एक बार ट्राई कर लेना सारे, बोलिए। ठीक है, HCV के एग्जांपल सारे ट्राई कर लेना, फिर DPP के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। है बहुत सिंपल, बट हाँ जो जो बातें ध्यान रखने वाली हैं वो तो एक बार देखनी पड़ेंगी ठीक से, बोलिए। ठीक है ना, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है चैप्टर, वैसे एक छोटा सा फॉर्मूला बचा हुआ है तो देखो मैं भेज दूंगा। ठीक है।